घर के अंदर कदम रखते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वह पूरे घर में नजर दौड़ाकर देखने लगी। इतना बड़ा घर, यह तो राघव के घर के जितना बड़ा है। वह मनी मन बोली और आगे बढ़ गई। चंदा, खाना लगा दो जल्दी से, गेस्ट आ गए हैं। सुनीता किचन में काम कर रही चंदा के पास आकर बोली। जी मेम साहब, अभी लगवाती हूँ। इतना बोलकर वह हाथ तेज तेज चलाने लगी। सिया, आओ बेटा, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। जब तक खाना रेडी होता है तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। जी आंटी, वह मुस्कुराकर बोली और सुनीता के साथ ऊपर सीढ़ियां चढ़ गई। तुम्हें घर पसंद तो आया बेटा? आंटी, इस घर में पसंद ना आने वाली कौन सी बात है। इतना अच्छा घर है, किसी को भी एक ही नज़र में पसंद आ जाएगा। पूरा घर दिखाने के बाद सुनीता ने पूछा, तुम्हें घर पसंद आया? ये अच्छी बात है। अब से यह घर तुम्हारा भी है, इसलिए जब तक शादी होगी तब तक तुम्हें एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करना। सुनीता की बात पर सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वह उनके साथ उस रूम में आ गई जहां उसके रहने का इंतजाम कर रखा था। सैम अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से वह कैसे बाहर निकले और क्या करे। तनु को उस इंसान के चंगुल से सही सलामत निकाल कर बाहर कैसे आए, लेकिन मैं सिया को भी उसके चंगुल में नहीं फंसने दे सकता और इसके लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जो तनु और सिया को वहां से निकाल सके और सिया को इन सब से बहुत दूर ले जाए। मजबूरी थी मेरी, जो सिया जैसी सीधी और मासूम लड़की को मुझे बीच में घसीटना पड़ रहा है। अगर उस दिन मैं सिया से रास्ते पर ना मिला होता तो आज ये सब ना होता और मेरी तनु हमेशा के लिए मेरे पास होती। सैम ने गुस्से से अपने बालों को मुट्ठी में भरा और अपने हाथ में लिया मोबाइल फोन जोर से सामने दीवार पर पटक दिया। राघव, आपने हमें बताया नहीं, सिया अब जॉब के लिए नहीं आएगी। गायत्री देवी राघव के रूम में आते हुए बोली। राघव ने हैरान होकर पहले तो अपनी दादी की तरफ देखा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, सिया ने जॉब छोड़ दी है? आपसे किसने कहा? सिया का रात 1 बजे हमें मैसेज आया है। उन्होंने ही हमसे कहा है आपने उन्हें यह जॉब छोड़ने के लिए कहा है और उनकी शादी भी है, इसलिए सिया अब यह जॉब नहीं कर सकती है। दादी, मैंने सिया से नहीं कहा जॉब छोड़ने के लिए। उसने आपको झूठ बोला है और ये झूठ क्यों बोला है मैं नहीं जानता। ऑफिस से आते वक्त मैं सिया से मिलकर आऊँगा और उसे आने के लिए बोलूँगा। अब लेट हो रहा है, निकलता हूँ मैं। राघव हाथ में घड़ी पहनते हुए बोला और लंबे लंबे डग भरता हुआ रूम से बाहर निकल गया। सिया ने आने के लिए मना क्यों किया? अभी तो उसकी शादी में वक्त है ना। फिर उसने दादी से झूठ क्यों बोला? मैंने उसे आने के लिए मना किया। उससे मिलकर पूछना होगा आखिर सिया ने झूठ क्यों कहा है और आज भी वह नहीं आई। राघव सोचते हुए मनी मन बोला और वहां से चला गया। दादी, आपको सिया से एक बार बात करनी चाहिए। हम में से किसी को नहीं बताया, वह अब नहीं आएगी। हैरान करने वाली बात है। आरब गायत्री देवी को परेशान देखकर बोला, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। सिया से बात करना चाहते हैं लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। सुबह से पता नहीं कितनी बार उनको फ़ोन कर चुके हैं। किसी काम में बिजी होगी इसलिए फ़ोन बंद है। और भाई ने कहा तो है वो सिया से उसके घर जाकर मिलकर आएंगे, इसलिए आप परेशान होना बंद कीजिए वरना फिर से आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम परेशान नहीं हो रहे हैं आरब, बस ये सोच रहे हैं अचानक से सिया ने जॉब छोड़ने का फैसला क्यों लिया है। इधर सिया सोकर उठी और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नजरें सामने लॉन में जॉगिंग कर रहे सैम पर टिक गई, जो बहुत ही गुस्से में और पसीने से लथपथ लगा हुआ था। सिया सैम को इस तरह देखकर थोड़ा हैरान रह गई। वह गौर से सैम पर नजर टिकाए हुए थी। जब सैम की खुद नजरें ऊपर उठी और उठी की उठी ही रह गईं। वह बिखरे बालों में बहुत ही क्यूट लग रही थी और ऊपर से लगातार उसे निहार रही थी। क्या देख रही हो ऐसे? सैम ने इशारे में पूछा तो सिया हड़बड़ा गई और चेहरे पर मुस्कान लाकर वहां से अंदर चली आई। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है सिया, वरना मैं कभी तुम्हें इन सब में शामिल नहीं होने देता। तुम्हारी शादी तो होगी लेकिन मुझसे नहीं। ये किससे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का गुनाह मैं अपने सर नहीं ले सकता। सैम यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने अपने चेहरे पर आ रहा पसीना साफ किया
और फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। राघव ऑफिस से जल्दी निकल आया और सिया के घर की तरफ गाड़ी घुसा दी। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी रोकी और उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम छिटक गए। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर ताला क्यों? सब ठीक तो होगा ना? वह मन ही मन बोला और इधर उधर देखकर वापस गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वह घर आया और आकर लिविंग रूम में काउच पर बैठ गया। मीना राघव के लिए पानी लेकर आई और ट्रे वहीं उसके सामने टेबल पर रखकर चली गई। राघव, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना बेटा? गायत्री देवी राघव के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। जी दादी, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। राघव पानी का गिलास होठों से लगाते हुए बोला। आप सिया के घर गए थे? राघव, पूछा आपने उनसे? उन्होंने आने के लिए मना क्यों किया है? सिया अपने घर नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई गई है। भाई, उसकी और सैम की शादी हो गई। राघव के इतना बोलते ही गायत्री देवी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, मुंबई शादी हो रही है, यहाँ भी तो हो सकती थी। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? और सिया ने यह बात हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा और चली गई शादी करने। दादी, उसकी शादी है और उसे जो करना है करने दें। हम कौन होते हैं उसे बताने वाले? अगर सिया को हमें अपनी शादी का बताना होता तो वो पहले ही बता देती। राघव, हम सिया को आपकी दुल्हन बनाना चाहते थे बेटा। गायत्री देवी रोते हुए बोली। दादी, ऐसे सपने देखना छोड़ दीजिए जो पूरे नहीं हो सकते। सैम और सिया की शादी हो रही है, यही सच्चाई है। अभी तक शादी नहीं हुई है और रिश्ते नाते बदलने में देर नहीं लगती बेटा। मरने से पहले हम सिया को आपकी दुल्हन के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अब लगता है कुछ नहीं हो सकता। हमारा हमारा ये अरमान अरमान ही रहने वाला है। दादी, आप ये। राघव इतना ही बोला, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। एक मिनट दादी, राघव फ़ोन देखकर बोला और एक साइड में आकर फ़ोन कान से लगा लिया और बात करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव बात करके आया और वापस से काउच पर बैठते हुए बोला। थोड़ी देर बाद मुझे किसी काम से निकलना है और एक हफ्ता लग सकता है आने में, इसलिए आप अपना और आरब का ध्यान रखिएगा। दादी, अचानक से कहाँ जाना पड़ गया है आपको? यह नहीं बता सकता, लेकिन क्या पता शायद आपकी बहू को अपने साथ लेकर ही घर वापसी हो मेरी। मतलब हम समझे नहीं कुछ। कुछ नहीं दादी, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। राघव चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन गायत्री देवी नासमझी में उसे जाता देखती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। राघव आखिर कह क्या गया है? राघव ने अपना बैग पैक किया और नीचे लेकर आया। गायत्री देवी से मिलकर वह अपने चोपर में बैठकर मुंबई के लिए निकल गया। रात गए राघव मुंबई पहुंचा और अपने फार्म हाउस पहुंचकर फ्रेश होकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। गार्ड ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। राघव गाड़ी से बाहर आया और अपने कोट का बटन लगाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद उसी होटल के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी, जिससे सैम बाहर आया और अंदर बढ़ गया। तकरीबन 3 घंटे बाद पहले सैम अपनी गाड़ी से वापस चला गया और उसके बाद राघव भी वहां से अपने फार्म हाउस के लिए निकल गया। दोपहर के वक्त राघव गायत्री देवी के पास बैठा था जब अचानक उनका फोन रिंग हुआ। उसने नंबर देखा, सैम की कॉल थी, जिसे उसने एक साइड ले जाकर पिक की और फोन कान से लगाया। हेलो, राघव ने फोन कान से लगाकर कहा। हेलो राघव यार, मुझे तुझसे आज मिलना है। फोन की दूसरी तरफ से सैम बोला। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? फोन पर मैं कुछ नहीं बता सकता, मिलकर बताऊंगा। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझसे आकर मिलो। वो तो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कहा ना मैंने, मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि तुम्हें मेरी मदद करनी है और सिया की ज़िंदगी बचानी है। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके तुम मुझसे मुंबई आकर मिलो। ठीक है, मैं मुंबई के लिए अभी निकलता हूँ। रात में तुमसे आकर मिलता हूँ। राघव के इतना बोलते ही सैम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर राघव मुंबई के लिए निकल गया। राघव जैसे ही होटल पहुंचा, उसके थोड़ी देर बाद सैम भी वहां पहुंच गया और राघव से हाथ मिलाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया।
क्यों बुलाया है तुमने यहाँ? तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। तुम्हारे अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता। मेरी मदद? राघव ने सैम के चेहरे पर नजर जमाकर पूछा। हाँ, तुम्हारी मदद। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, राघव। क्योंकि अगर आज तुम मेरी मदद करते हो तो एक साथ दो जिंदगी बच सकती हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो पता है ना तनु मेरी दोस्त के बारे में। हाँ, क्यों, क्या हुआ तनु को? मुझे समझ नहीं आ रही सैम, तेरी बातें खुलकर बता। तनु से मैं प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या तुम तनु से प्यार करते हो? तनु से प्यार करते हो, फिर सिया से शादी? ये सब क्या चल रहा है? खुलकर बताओगे? बता रहा हूँ, सुन। एक दिन मैं सिया के साथ सड़क पर खड़ा बात कर रहा था। वो जो हमारे क्लाइंट है, बिहार यूपी से मिस्टर चौहान, जिनका बहुत दबदबा है और वो गुंडागर्दी सरेआम करते हैं, उनकी नज़र सिया पर पड़ गई। और जब से उन्होंने सिया को देखा है तब से सिया उन्हें चाहिए। अगर मैंने सिया को उनके हवाले नहीं किया तो वो लोग तनु को जान से मार देंगे। तनु उनके कब्जे में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सैम, तुम क्या बोल रहे हो? सब कुछ साफ साफ बताओ। मिस्टर चौहान को सिया चाहिए किसी भी हाल में, और ये काम उन्होंने मुझे करने के लिए बोला है। तनु को उठाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। या तो मैं सिया को उनके हवाले कर दूं, या फिर वो लोग तनु के साथ पता नहीं क्या करेंगे। ना मैं तनु को कुछ होने दे सकता हूँ और ना ही सिया को। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। राघव गुस्से से दांत भींचते हुए बोला। कैसे बताता, वक्त ही नहीं मिल रहा था। बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार नाकाम हो गया। जब तू तनु से प्यार करता है तो फिर सगाई सिया से क्यों की? उन लोगों के कहने पर जबरदस्ती सगाई करनी पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम सिया से कल शादी कर लो, वो भी बिना किसी को बताए। सैम के इतना बोलते ही राघव हैरानी से उसे देखने लगा। मुझे पता है यह हैरान कर देने वाली बात है राघव, लेकिन सिया की जिंदगी बचाने के लिए एक यही रास्ता है हमारे पास। मैं सिया से शादी? मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब सही नहीं है, लेकिन अगर हमें सिया और तनु की जिंदगी बचानी है तो तुम्हें सिया से शादी करनी होगी। तनु इस वक्त कहाँ है? उन लोगों की कैद में है। इसी शहर में है या कहीं और? मुंबई में ही है, मिस्टर चौहान के बंगले में, जहाँ उन लोगों ने उसे कैद कर रखा है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, बोलो। तुम कल सिया के साथ शॉपिंग करने जाओगे और पूरा दिन उसके साथ रहोगे, जिससे उन लोगों को तुम पर शक ना हो। और मैं अपने आदमियों के साथ जाकर वहां से तनु को निकाल कर लाता हूँ, लेकिन इस बात की भनक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। राघव बहुत ध्यान से सैम को समझाते हुए बोला। तुम कैसे वहां पर? बहुत खतरा है। उसकी फिक्र तुम मत करो। जो कहा है मैंने वो करो। ठीक है, लेकिन इन सब में तनु को कुछ नहीं होना चाहिए। सैम फिक्र करते हुए बोला। बस तुम यहाँ सिया का ध्यान रखना। कल शाम तक तनु तुम्हारे पास होगी। मुझे पता है मेरी मदद तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है। लेकिन क्या तुम सिया से शादी करोगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सिया तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है। तुम इतना मत सोचो, बात की बात में देखी जाएगी। अभी कल क्या करना है उस पर फोकस करना है। चलता हूँ, कल के लिए कुछ प्लान बनाने हैं। राघव खड़े होकर बोला और सैम के गले लगकर होटल से बाहर निकल गया। तुम पर कोई खतरा हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस चौहान ने तुम पर बुरी नज़र डालकर सही नहीं किया है। इसका अंजाम तो चौहान को भुगतना ही होगा। राघव मन ही मन बोला और किसी को फ़ोन मिलाने लगा। हेलो चौहान साहब, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से फ़ोन आंसर होते ही राघव ने पूछा। मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई आया हूँ। सोच रहा हूँ कल आपके साथ आपके बंगले पर लंच किया जाए, क्योंकि फिर पता नहीं कब यह मौका मिले और मेरा मुंबई आना ना हो। ठीक है, फिर कल दोपहर 1 बजे आपके बंगले पर आपसे मुलाकात होगी। इतना बोलकर राघव ने कॉल कट कर दी। चौहान कल का दिन तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी लेकर आएगा, इसलिए तैयार रहना। राघव गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला और गाड़ी से बाहर देखने लगा। फार्म हाउस पहुंचकर राघव अपने रूम में चला गया और फ्रेश होकर सोने के लिए लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। रह रहकर सिया का ख्याल बार बार दिमाग में आ रहा था।
और उसे देखने की तलब बढ़ रही थी। राघव उठकर बैठ गया और फ़ोन उठाकर सैम का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया। सैम के फ़ोन उठाते ही राघव तुरंत बोला, मैं सिया से मिलना चाहता हूँ। इस वक्त बहुत रात हो गई है, कल मिल लेना। सैम घड़ी में वक्त देखते हुए बोला, नहीं, मुझे उससे मिलकर बात करनी है। तू कुछ इंतजाम कर जिससे मैं सिया से अभी मिल सकता हूँ। इतनी रात को सिया का घर से निकलना तो पॉसिबल नहीं है। एक काम कर, तू अगर यहाँ आ सकता है तो आ जा। उसके बाद मैं तेरी और सिया की मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे आना किसी को पता ना चले। ठीक है, आधे घंटे में पहुंच रहा हूं मैं। इतना बोलकर राघव ने कॉल कट कर दी और गाड़ी की चाबी उठाकर रूम से बाहर निकल गया। अब तक तो सिया सो गई होगी। राघव को बोल तो दिया है आने के लिए, लेकिन एक बार जाकर चेक करता हूँ। इतना बोलकर सैम सिया के रूम की तरफ बढ़ गया। सैम सिया के रूम के सामने आया तो देखा रूम की लाइट अभी तक जल रही है। इसका मतलब सिया अभी तक जाग रही है। चलो ठीक है, कम से कम राघव सिया से मिलकर बात तो करेगा। इस बहाने दोनों एक दूसरे को समझेंगे। सैम मन ही मन बोला और वापस चला गया। राघव दबे पांव बंगले के अंदर घुसा और सैम के बताए गए अनुसार सिया के रूम के बाहर पहुंचा। उसने आसपास देखा, जहां कोई नहीं था। राघव ने अपने पॉकेट से रूम की चाबी निकाली जो उसे सैम ने दी थी और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और फिर से रूम लॉक कर दिया। राघव जैसे ही रूम के अंदर आया, उसकी नज़र बेड पर सो रही सिया पर पड़ी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे कदम उठाते हुए बेड के पास आया और वहीं खड़े होकर सिया को देखकर मुस्कुराने लगा। कभी नहीं सोचा था राघव मल्होत्रा ऐसे किसी लड़की से मिलने के लिए चोरी छिपे आधी रात में चोरों की तरह आएगा, और इस जालिम को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। एक दिन तुम्हें न देख पाने की बेताबी इतनी बढ़ गई है जो मैं खुद को रोक न सका। राघव बेड के पास आया और सिया के सामने एक कोने में टिककर बैठ गया और चेहरे पर मुस्कान सजाकर उसे निहारने लगा। काफी देर तक राघव ऐसे ही उसे निहारता रहा और अपनी आंखों से सिया के चेहरे के हर एक नक्श को चूमता रहा, लेकिन वह दुश्मने जान इस सबसे बेखबर सोती रही। राघव की नज़र सिया के होठों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। सिया के होठों पर अब भी हल्का जख्म हो रहा था, जो राघव ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर उसे दिया था। उसने हाथ बढ़ाकर सिया के होंठ को छुआ तो राघव के जिस्म में एक सनसनी सी उठती चली गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिया ने नींद में कुनमुनाते हुए राघव का हाथ अपने होठों से हटा दिया, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। सिया ने झट से चौंक कर अपनी आंखें खोली और राघव को अपने पास बैठा देख वह झट से उठकर बैठ गई और अपना दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। सिया को समझ में नहीं आया वह क्या बोले। वह पसीने से लथपथ हो गई थी। बहुत मुश्किल से वह इतना ही बोल पाई, आप यहाँ। वह अटकते हुए बोली और इधर उधर देखने लगी। सामने से कोई आवाज़ नहीं आई तो सिया ने फिर नज़र उठाकर देखा। राघव ऐसे ही बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इतनी रात में आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैंने तो दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था। सिया दरवाजे की तरफ देखकर बोली, तुमसे मिलना चाहता था और बात करना चाहता था, लेकिन तुम बिना बताए यहाँ चली आई, इसलिए मजबूर मुझे यहाँ आना पड़ा तुमसे मिलने। आपको किसने बताया मैं यहाँ हूँ? सिया उसके चेहरे पर नज़र जमाकर बोली, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ इतना तो दबदबा है मेरा जो मैं किसी की भी कोई भी खबर निकलवा सकता हूँ, और तुम्हारी खबर निकलवाना तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? राघव भी उसकी नज़र से नज़र मिलाकर बोला, अगर सैम या किसी और को पता चल गया आप यहाँ मेरे रूम में हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम फिक्र मत करो। आप समझ नहीं रहे, मेरी शादी होने वाली है और ऐसे किसी भी लड़की के कमरे में आना सही नहीं है। शादी होने वाली है मिस शर्मा, अभी तक हुई नहीं है, और क्या सही है और क्या गलत ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप जाइए यहाँ से, इससे पहले कोई आपको यहाँ देख ले। सिया अपने डर को दूर करते हुए खड़े होकर बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन राघव ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे सिया के कदम वहीं थम गए
और दिल धड़कने लगा। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? राघव सिया के सामने आते हुए बोला। सिया ने राघव को अपने करीब आता देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और आंखें बंद हो गईं, होठ कांपने लगे। सिया ने राघव के हाथ से अपनी कलाई छुटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन राघव ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे दरवाजे से लगा दिया। सिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं और पलकें झुक गईं। मैं तुमसे बात करने आया हूँ और तुम ऐसे डर कर मुझसे दूर जा रही हो। यार, एक बार मेरी बात सुन लो। ऐसे कैसे चलेगा इतनी दूर से? यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। राघव उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला। मैं क्या बात, आपको क्या बात करनी है? वह अटकते हुए बोली। सिया के इतने बोलते ही राघव ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे ले जाकर बेड पर बैठा दिया और खुद उसके पैरों में घुटने के बल बैठ गया। सिया हैरानी से राघव को बैठा देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले और वह क्या कहे। बस हैरानी से राघव को देखती रही। क्या बात करनी है आपको? सिया राघव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली और इधर उधर देखने लगी। राघव ने सिया के हाथ की तरफ देखा और उसकी गोद में सिर रख लिया। उसे ऐसा करते देख सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राघव ये सब क्या कर रहा है। वह हैरान थी उसकी हरकत पर। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और अपने सर पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर ऐसे ही बैठना चाहता हूँ तुम्हारी पनाह में। यहाँ बहुत सुकून है। सिया की समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिर थक हार कर उसने अपनी उंगलियां राघव के बालों में चलानी शुरू कर दी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत रात हो गई थी, जिससे सिया की पलकें नींद से बोझल हो रही थी। राघव के बालों में उंगलियां फिराते फिराते उसे पता ही नहीं चला कब नींद उस पर हावी हो गई और वह वहीं बेड पर सर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गई और पूरी तरह नींद के आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद राघव ने सिर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वह उठा और सिया को सही करके लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। राघव वहीं बैठ गया और होठों पर मुस्कुराहट सजा ली। तुम इतनी खूबसूरत हो, मन नहीं करता तुमसे अपनी नजरें हटाने को, लेकिन जाना पड़ेगा तुम्हें अपना बनाने के लिए। इतना बोलकर राघव ने सिया के माथे पर अपने होठ रखे और बेड से उठ खड़ा हुआ। वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। राघव सिया के पास आया और झुककर उसके होठों को हल्के से चूम लिया। सिया नींद में ही गुनगुनाई और फिर से उसकी आंखें खुल गईं। राघव का चेहरा अपने चेहरे के इतना करीब देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह उठती या कुछ बोलती, तब तक राघव ने फिर से उसके माथे पर अपने होठ रख दिए, जिससे उसकी आंखें अनायास ही बंद हो गईं। राघव के होठों की कोमलता और गर्माहट पाकर सिया की आंखों में खुमारी उतर आई और दिल में नए एहसास जन्म लेने लगे। राघव बखूबी सिया की आंखों में इस वक्त बेशुमार खुमारी देख सकता था, लेकिन वह बहकना नहीं चाहता था। उसने खुद के दिमाग को झटका और सिया से दूर होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और दरवाजा खोलकर रूम से बाहर निकल गया। राघव के जाने के बाद सिया का दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा और होठों पर हल्की मुस्कान खिल गई। लेकिन तभी उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी और एक जोरदार कड़क हुई, जिससे सिया डरकर दोहरी हो गई और कांपने लगी। लेकिन उसी वक्त फिर से रूम के दरवाजे पर आहट हुई, जिसे सुनकर डर की वजह से सिया का दिल मानो हलक में आ गया हो और आंखों से आंसू बहने लगे और होंठ कांपने लगे। गाड़ी की चाबी रूम में रह गई थी, जिसे लेने वह वापस रूम में आया। राघव की नज़र बेड पर एक कोने में दुबकी बैठी सिया पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। डर की वजह से सिया ने सख्ती से आंखें बंद कर रखी थी और होंठ कांप रहे थे। राघव रूम का दरवाजा बंद करते हुए फौरन सिया के पास आया और बेचैनी से बोला, सिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ऐसे डर क्यों रही हो? अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं हूँ। राघव के इतना बोलते ही सिया ने अपनी आंखें खोली और सामने राघव को देखकर उसके आंसुओं का जैसे बांध टूट गया और उसे एक सहारा मिल गया हो। सिया फौरन राघव के सीने से लग गई और उसकी कमर पर
अपने दोनों हाथ कस दिए। राघव की कुछ समझ में नहीं आया यह सब अचानक और एकदम से क्या हुआ। इससे आगे वह सोच नहीं पाया, क्योंकि सिया की सिसकियों की आवाज़ उसके कानों में आने लगी। जिससे राघव का ध्यान फिर से सिया पर पड़ा, तो उसने भी उसे अपने हिसार में ले लिया और अपने चौड़े सीने में छिपा लिया। चुप, बस चुप, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूं ना। अब और रोना नहीं, राघव एक हाथ से सिया का सर सहलाते हुए बोला। राघव के सीने से लगने से सिया का डर कुछ कम हुआ, तो वह जैसे होश में जागी और फिर खुद को राघव की बाहों में देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई। सिया ने राघव की कमर से अपना हाथ हटा लिए, लेकिन उसके जिस्म से आती खुशबू उसे मदहोश कर रही थी और उसकी करीबी दिल को सुकून बख्श रही थी। राघव को अपनी कमर पर सिया की हथेलियों की पकड़ ढीली महसूस दी, तो उसने भी सिया के इर्द गिर्द से अपनी बाहें हटाई और उससे दूर हो गया। क्या हुआ था तुम्हें? अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी। वो बैठकते हुए इतना ही बोली, तभी फिर से बिजली कड़की और सिया वापस से राघव के सीने में छिप गई। इस बार राघव ने भी बिना कुछ सोचे समझे सिया को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। तो तुम बिजली कड़कने से इतना डर रही हो? मैं तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग समझता था। राघव चेहरा नीचे करके सिया की तरफ देखकर बोला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह आंखें बंद किए राघव को मजबूती से पकड़े बैठी थी। सिया आंखें खोलो, राघव उसके चेहरे पर नजर जमाकर बोला। उसके इतना बोलते ही सिया ने अपनी पलकें उठाकर देखा। राघव का चेहरा अपने चेहरे के इतना करीब देखकर सिया का हलक सूख गया और ऊपर से उसकी सांसों की गर्माहट जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी, वो उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। तुम इतना डरती हो बिजली के कड़कने से? वह धीरे से बोला। सिया के चेहरे पर जैसे ही राघव की सांसों की गर्माहट पड़ी, तो अनायास ही उसकी आंखें बंद हो गईं, जिसे देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और उसे कसकर सीने में भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब चाह कर भी तुमसे दूर जाने का सोच नहीं सकता और ऐसे ही अपने सीने से लगाकर रखना चाहता हूँ। राघव मन ही मन बोला और एक बार फिर सिया के बालों को चूम लिया। बहुत रात हो गई है, तुम चाहो तो जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सो सकती हो। डर भी नहीं लगेगा तुम्हें। राघव उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला। कुछ बोलने के लिए सिया ने जैसे ही चेहरा ऊपर किया, राघव का चेहरा अपने चेहरे के करीब देखकर एक बार फिर वह हैरान रह गई और उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ कुछ ही इंच का फासला था। अगर थोड़ा और चेहरा आगे किया जाए तो एक दूसरे के होंठ आपस में मिल सकते थे, लेकिन सिया और राघव में से कोई भी यह फासला अपनी तरफ से खत्म नहीं करना चाहता था। दोनों को एक दूसरे का ही इंतजार था। राघव मन ही मन बोल रहा था, काश आज यह फासला खुद सिया खत्म करे। और सिया तो कुछ बोल और सोच ही कहाँ रही थी। उसका तो मानो दिमाग ही ब्लॉक हो गया था राघव को अपने इतना करीब देखकर। अपने अंदर उठते एहसासों को रोकना राघव के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था और सिया के जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में और गर्मी बढ़ा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राघव को पता ही नहीं चला कब वह उसके चेहरे की तरफ झुकता गया और सिया के होंठों को अपने होंठों से ब्लॉक कर दिया और उन्हें चूमने लगा। सिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और उसकी कमर पर हाथ हरकत करने लगे, जिसे महसूस करके राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसके चूमने की शिद्दत बढ़ गई। एक बार फिर आसमान में बिजली कड़की, लेकिन इस बार सिया डरी नहीं, बल्कि वह खुद भी राघव के होंठों को चूमने लगी और इस भीगी और रंगीन रात को और रंगीन बनाने लगी। चिड़ियों की चहचहाट और सूर्य की किरण सिया के चेहरे पर पड़ी। उसने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोली। जहन में रात वाला मंजर धुंधला सा लहराया, जिसे सोचते हुए सिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसने डरते हुए धीरे से गर्दन घुमाकर अपने बराबर साइड देखा, जहाँ कोई नहीं था, और फिर ब्लैंकेट उठाकर देखा। जब सब कुछ सही पाया, तब जाकर उसने सुकून की सांस ली और उठकर बैठ गई। राघव, रात तो यहीं थे, क्या इतनी सुबह सुबह यहाँ से चले गए? लेकिन मुझे पता कैसे नहीं चला? रात मुझे अचानक से क्या हो गया था? क्यों मैं भी बहक गई थी और खुद से राघव को किस करने लगी? जितना दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही क्यों उनकी तरफ खिंचती चली जा रही हूँ। जब पता है शादी होने वाली है, फिर भी दिल अपने काबू में नहीं है और राघव को देखकर बेकाबू हो जाता है। चाह कर भी
अपने कदम उनकी तरफ जाने से नहीं रोक पाती। क्या सैम से शादी करने का मेरा फैसला गलत है? सैम से मिलकर कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जो राघव को एक नज़र देखने से होता है। क्या मेरे दिल में भी राघव के लिए फीलिंग्स पनपने लगी हैं? लेकिन ऐसे कैसे राघव से प्यार नहीं हो सकता मुझे। मैं तो सैम को पसंद करती हूँ और उससे ही मेरी शादी होने वाली है। राघव से दूरी बनानी होगी। उनसे बचने के लिए तो मैं सैम के साथ यहाँ आई हूँ और अब राघव यहाँ भी पहुँच गए। भगवान, इस मुश्किल वक्त से निकालने में मेरी मदद कर और सही फैसला लेने की राह दिखा। वह ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर बोली और वापस से सोने के लिए लेट गई। राघव की गाड़ी चौहान पैलेस के सामने आकर रुकी। गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला और राघव गाड़ी से बाहर आया। उसके स्वागत के लिए मिस्टर चौहान पहले से ही वहीं खड़े थे। राघव को आता देख वह गर्म जोशी और खुशी के साथ मिले और राघव को अंदर लेकर आ गए। आपने तो हमें अपना दीदार कराने में इतना वक्त लगा दिया, सो फाइनली आज आपने हमारे गरीब खाने में अपने कदम रख ही दिए। मिस्टर चौहान, आप तो जानते हैं काम की मसरूफियत कितनी होती है और ऐसे में वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस बार आपसे मिलना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए आना पड़ा। राघव ने अंदर कदम रखते ही चारों ओर नज़र दौड़ाकर बोला, सही कहा आपने। आइए और बैठकर बातें करते हैं। आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। ये मेरा पर्सनल घर है। बाकी फैमिली आउट ऑफ कंट्री गई हुई है। इधर राघव मिस्टर चौहान से बैठा बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके आदमी तनु को तलाश कर रहे थे। खाना खाने के बाद मिस्टर चौहान राघव के साथ लेकर लान में आ गया और वहीं बैठकर बातें करने लगा। पीछे के दरवाजे से राघव के जो आदमी आए थे वो अब उसी रास्ते से बाहर निकल गए और राघव को मैसेज करके बता दिया, जिसे देखकर राघव के चेहरे पर तीखी मुस्कान आ गई। मिस्टर चौहान साहब, अब इजाज़त दीजिए, काफ़ी वक्त हो गया है। राघव खड़े होकर बोला, मुझे अच्छा लगा आप हमारे घर आए और लंच किया। यह मुलाकात बहुत अच्छे से याद रहेगी आपके साथ। चौहान राघव के हाथ से हाथ मिलाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू। अब इजाज़त दीजिए। इतना बोलकर राघव अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया और मिस्टर चौहान खुश होते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। राघव ने सैम को फ़ोन करके मिलने के लिए बोला। वह सिया और बाकी सबको शॉपिंग मॉल में छोड़कर राघव की बताई हुई जगह पर पहुंचा, जहां राघव ने उसे आने के लिए बोला था। सिया कहाँ है? सैम के आते ही राघव ने सबसे पहले उससे यही पूछा। सिया मॉल में है, मॉम और डैड के साथ शॉपिंग करने आई है। तनु कहाँ है? क्या तुम्हें वहां मिली वो? ठीक है ना? सैम बेचैनी से नजर दौड़ाकर इधर उधर देखते हुए बोला। सैम के इतना बोलते ही तनु गाड़ी से बाहर आई और भागकर सैम के गले लग गई। तनु के सैम के गले लगते ही उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। तनु, तुम ठीक हो ना? वह उसके सर पर अपने होंठ रखते हुए बोला। हाँ, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे उस शैतान के चंगुल से निकाल ही लिया। सैम, बहुत मिस किया मैंने आपको। आई लव यू। इतना बोलकर वह सैम से अलग हुई और सैम के माथे को चूम लिया। आई लव यू टू बाबू। सैम ने इतना बोला और तनु का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा। अपने आसपास से बेखबर सैम तनु के होठों को चूमता रहा। इतने दिन से तनु से दूर रहने की जो तलब थी उसे सामने देखते ही और बढ़ गई, जिससे सैम खुद को रोक नहीं पाया और उसके होठों को चूमने लगा। राघव ने सैम और तनु को इतना करीब देखा, उसकी आंखों के आगे रात वाला मंजर आ गया, जब वह भी इसी तरह सिया के होठों को अपने होठों से चूम रहा था। राघव ने अपने होठों पर जीभ फेरी और पॉकेट से मोबाइल फोन निकालकर उन दोनों की एक तस्वीर उतार ली और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए राघव के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सिया का ही ख्याल चल रहा था, जिसे सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान थी और वह गुनगुनाते हुए सामने देख रहा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आने वाले कल में क्या होगा या क्या होने वाला है, उससे पहले आज ही मुझे सिया से शादी करनी होगी और उसके लिए सैम की मदद चाहिए। इतना बोलकर
राघव ने सैम का नंबर मिलाया और ब्लूटूथ कान में लगा ली। सैम अभी तक वहीं खड़ा था जहां उसे राघव छोड़कर गया था। तनु और वह एक दूसरे के सर से सर मिलाए और आंखें बंद करके दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। जब सैम का फोन रिंग हुआ, वह तनु से अलग हुआ और फोन पॉकेट से निकालकर कान से लगा लिया। तेरी तनु तुझे सही सलामत मिल गई है। अब मुझे मेरी सिया चाहिए, वो भी आज ही। हमारे बंगले के पास जो हनुमान मंदिर है, शाम 7 बजे वहां पहुंच जाना। सिया को मैं कोई भी बहाना बनाकर ले आऊंगा। उसके बाद तो मुझसे शादी कर लेना। सैम एक साइड में आते हुए बोला। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम सिया को मंदिर लेकर आओ तो उससे अच्छे से तैयार होने के लिए बोल देना। मैं चाहता हूँ मेरी शादी में दुल्हन अच्छे से तैयार होकर आए। राघव सामने देखकर बोला। तुम फिक्र मत करो, बस वक्त पर मंदिर पहुंच जाना। ओके, चल मैं फोन रखता हूँ। इतना बोलकर राघव ने कॉल कट की और चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाकर सामने देखकर ड्राइव करने लगा। जब तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए और 7 जन्मों के लिए जुड़ जाएगा, उस वक्त में तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा ये पता नहीं। तुम मुझसे नाराज होगी, ये बात मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें मना भी लूंगा। बस आज हमारी शादी किसी भी हाल में हो जाए, वह मन ही मन बोला और गाड़ी लेकर अपने फार्म हाउस के अंदर आ गया। राघव गाड़ी से बाहर आया और अंदर जाने लगा। तभी उसके फोन की रिंग बजी। राघव ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ बोलो, काम हुआ या नहीं? बॉस, काम हो गया है। चौहान का पूरा बंगला जल चुका है और उसके साथ ही चौहान भी सुहा हो गया है। गुड। किसी ने तुम लोगों को वहां देखा तो नहीं? नहीं बॉस, हमें किसी ने नहीं देखा। काम बहुत ही सफाई से अंजाम दिया है। ठीक है, तुम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। और पैसों की फिक्र मत करना, वो तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है बॉस। दूसरी तरफ से इतना बोलते ही राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट की और अंदर बढ़ गया। चौहान, तुम्हारा गेम खत्म। मेरी सिया पर बुरी नजर डालने वाले का यही अंजाम होगा। गलती कर दी तुमने, अब सजा भुगतो। शाम के वक्त सैम सिया को हनुमान मंदिर दर्शन के लिए लेकर आया और उसे वहां छोड़कर एक तरफ कोने में छिपकर खड़ा हो गया और देखने लगा। दर्शन करने के बाद सिया ने अपने आसपास देखा तो सैम वहां नहीं था। वह उसे देखते हुए थोड़ा आगे आई और नजर दौड़ाकर चारों ओर देखने लगी, लेकिन सैम उसे नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर आ रहे राघव पर पड़ी, जिसे देखकर पल भर में सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह पलक झपकाना भूल गई, क्योंकि वह शादी के कपड़े पहने हुए था। अरे वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। लगता है तुम्हारी भी आज शादी है। राघव उसके बराबर आकर खड़े होते हुए बोला। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरी शादी आज नहीं, बल्कि 4 दिन बाद है, वह चिढ़ते हुए बोली। किसने कहा 4 दिन बाद है? तुम्हारी शादी आज और इसी वक्त होने वाली है। इतना बोलकर राघव चुप हो गया, लेकिन सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे समझ ही नहीं आया राघव ने अभी क्या बोला। जो बोला वो उसने गलत सुना है या राघव ने ही गलत बोला है। इतना हैरान होने वाली बात नहीं है। हम दोनों की शादी है अभी, इसलिए चलो, पंडित जी ने सब कुछ तैयार कर दिया है। राघव सिया की कलाई पकड़े हुए बोला और सिया को ले जाने लगा, लेकिन सिया ने झटके से राघव के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और कदम पीछे लेने लगी। मेरी शादी सैम से होने वाली है, आपसे नहीं, और मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। सिया, जिद मत करो, आ जाओ। सैम तुम्हारे काबिल नहीं है। आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि सैम मेरे काबिल नहीं है? डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। सैम तुम्हारे काबिल नहीं है। पहले से वो किसी और से प्यार करता है। यकीन नहीं आता तो ये देखो। राघव अपने फोन में सैम और तनु की तस्वीर दिखाते हुए बोला, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिया ने जैसे ही फोन की तरफ नजर उठाकर देखा तो वह हैरान रह गई और खुद को संभाल नहीं पाई, इसलिए लड़खड़ाकर गिर गई। लेकिन इससे पहले सिया नीचे गिरती, राघव ने आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। तुम्हें सैम से बचाने के लिए ही मैंने यह शादी का फैसला लिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सैम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है यह सब आपने किया है। आप मुझसे यह सब दिखाएंगे और मैं मान लूंगी? इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूं मैं।
इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मैं ऐसा क्यों करूँगा? इस सवाल का जवाब आपके खुद के पास है। पागल मत बनो, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच समझकर बोला करो। राघव को गुस्सा आने लगा, इसलिए वह दांत भींचते हुए गुस्से से बोला, पागल नहीं बन रही हूं मैं। मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपकी बात मानकर आपसे शादी नहीं करूंगी। आई डोंट केयर, मत करो। भरोसा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी शादी तो आज मुझसे होकर रहेगी, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। राघव के इतना बोलते ही सिया हैरानी से उसे देखने लगी और उसकी आंखों में नमी जमा हो गई। वह कांपते होठों के साथ बोली, नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। राघव ने सिया की कलाई पकड़ी और उसे अंदर की तरफ लेकर बढ़ गया। सिया उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव ने बहुत मजबूती से उसकी कलाई थाम रखी थी, इसलिए वह चाह कर भी उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। राघव सिया को लेकर मंदिर के अंदर आया, जहाँ पंडित जी ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माफ नहीं करूंगी मैं कभी आपको, इसलिए मुझे जाने दो। वह रोते हुए बोली, पहले शादी होने दो, उसके बाद जाने दूंगा। जब तक तुम नहीं चाहोगी, हम किसी को अपनी शादी की बात नहीं बताएंगे। जितना वक्त तुम्हें चाहिए होगा वो मिलेगा, लेकिन आज ये शादी होकर रहेगी। राघव सिया की आंखों में देखकर बोला और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, सिया राघव की बाहों में मचलते हुए बोली और साथ ही उसके सीने पर मुक्के मार रही थी। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यह तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए चुपचाप ये शादी होने दो। राघव अपने दांत भींचते हुए बोला और सिया को मंडप में लेकर आ गया। पंडित जी के कहे अनुसार राघव सिया को अपनी बाहों में लिए ही शादी की रस्में करने लगा और फिर फेरों के लिए खड़ा हो गया। वहीं एक कोने में छिपकर खड़े सैम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। सिया और राघव की शादी होते देख फेरे संपन्न हुए और इसी के साथ राघव ने सिया को अपनी बाहों से नीचे उतारा और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटा, अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। पंडित जी ने थाल राघव की तरफ बढ़ा दी, जिसमें से राघव ने मंगलसूत्र उठाया और उसे गौर से देखने लगा। मुझे नहीं लगता अभी इसकी जरूरत है। जिस दिन पूरी तरह तुम इस रिश्ते को दिल से अपना लोगी, उस दिन मैं ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाऊंगा। इतना बोलकर राघव ने मंगलसूत्र जेब में डाल लिया और सिया का हाथ पकड़कर पंडित जी के पास आया और झुककर उनका आशीर्वाद लेने लगा। राघव सिया को लेकर बाहर आया, जहाँ वकील हाथ में पेपर लिए खड़ा था। राघव के आते ही उसने पेपर राघव की तरफ बढ़ाए और साथ में पेन भी। राघव ने एक नज़र सिया पर डाली, जो गुमसुम सी खड़ी थी और एक टक सामने देख रही थी, और फिर उसने पेपर साइन कर दिए। सिया, पेपर साइन करो। राघव उसे पेन देते हुए बोला, जिसे सिया ने ले लिया और बिना देखे पेपर साइन कर दिए। राघव से हाथ मिलाकर वकील वहां से चला गया और राघव ने सिया को कंधे से पकड़कर वहीं पड़ी बेंच पर बैठा दिया और बोला, देखो, यह जो कुछ भी मैंने आज किया, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। मुझे तुमसे शादी करनी ही थी, फिर चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी होती या ना होती। मानता हूँ तुम्हारे लिए कबूल करना आसान नहीं है, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें हमारे रिश्ते को कबूल करना ही होगा। मैं नहीं मानती इस शादी और इस रिश्ते को। सिया आंसू भरी आंखों से राघव को घूर कर बोली, अभी मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब भी तुम्हें सही लगे, तभी हम सबके सामने और दुनिया के सामने अपनी शादी का सच लेकर आएंगे, और तब तक तुम्हें सिंदूर लगाने या मंगलसूत्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे घर जाना है, अभी माँ और बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सिया खड़े होते हुए बोली और जाने लगी, लेकिन राघव ने फिर से उसकी कलाई पकड़ ली और उसके पास आकर बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, खुद से चली जाऊंगी। सिया राघव के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली और वहां से भागकर चली गई। राघव खड़ा उसे जाता देखता रहा। सिया के वहां से जाते ही सैम बाहर आया और ताली बजाने लगा। ताली की आवाज सुनकर राघव ने गर्दन घुमाकर देखा, जहाँ सैम खड़ा मुस्कुरा रहा था। वाह, क्या बात है बॉस, मानना पड़ेगा, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तुमने तो शादी की है। मैं तो तुम्हारा सच में फैन हो गया।
लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? राघव ने उसके चेहरे पर नजर जमाकर कहा। यही कि तुम सिया से प्यार करते हो। तुम्हें कैसे पता मैं सिया से प्यार करता हूँ? जिस तरह तुम सिया पर अपना हक जमा रहे थे और बात कर रहे थे, इससे साफ पता चल रहा था कि तुम उससे प्यार करते हो। हाँ, सही पहचाना तुमने। प्यार तो करता हूँ, लेकिन सिया मुझसे प्यार नहीं करती। मैं उसके दिल में अपने लिए प्यार के फूल खिलाकर रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। यह तो सही है। लगता है सिया तुमसे खूब पापड़ बिलवाने वाली है। सैम हंसते हुए बोला। आगे क्या करना है, वो सोचा है तुमने? घर जाकर कैसे सबके सवालों के जवाब देने हैं? घर वालों के सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। तनु को अपने साथ लेकर चलूंगा और सबको बता दूंगा मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके बाद तो तू जानता ही है क्या होगा। अगर मेरे साथ की जरूरत होगी तो बता देना, मैं घर आ जाऊंगा। राघव सैम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ, देखते हैं क्या होता है। चल, अब मैं घर चलता हूँ और जाकर देखता हूँ वहाँ क्या नया तमाशा लगा हुआ होगा। इतना बोलकर सैम राघव के गले लगा और घर चला गया। लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा और फिर वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गया। अब तुम पर ये डिपेंड करता है, तुम हमारी शादी होने की बात खुद से सबको बताती हो या खुद मुझे बताने के लिए मजबूर करती हो। प्यार करता हूँ तुमसे और अब ऐसे नहीं छोड़ सकता। कुछ दिन का वक्त ज़रूर दूंगा यह सब समझने के लिए। उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, हमेशा मेरी बनने के लिए। राघव मन ही मन बोला और उठकर खड़ा हो गया और घर के लिए निकल गया। इधर ऑटो में बैठकर सिया घर के बाहर आई और दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह घर के अंदर कैसे जाए। काफ़ी वक्त वहीं खड़ी रहने के बाद सिया ने अपने चेहरे पर बह रहे आंसुओं को साफ किया और अंदर बढ़ गई। घर में कोई नहीं था, इसलिए वह सीधे अपने रूम में चली गई और अंदर से रूम लॉक करके वह रोते हुए बाथरूम में भागकर आई और शावर चलाकर उसके नीचे खड़ी हो गई। जैसे ही शावर का पानी सर पर गिरना शुरू हुआ, मांग में भरा सिंदूर पानी के साथ मांग से साफ होने लगा और उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। सिया वहीं नीचे बैठ गई और घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी। सैम घर आया और लिविंग रूम में किसी को न देखकर वह हैरान रह गया। उसके हिसाब से तो अब तक घर में तमाशा शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी घर में मौजूद नहीं था। यही सब सोचते हुए सैम ऊपर आया और सिया के रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। कैसे पता करूं सिया अंदर ठीक भी है या नहीं? कहीं उस पागल ने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? सैम बेचैनी से रूम के बाहर चक्कर काट रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। सैम, हिम्मत कर और दरवाज़ा नॉक कर। कभी ना कभी तो ये सब सच्चाई सामने आनी ही थी। सिया को वक्त रहते पता चल गया, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और फिर सैम ने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद उसने फिर से दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन इस बार भी दरवाज़ा नहीं खुला। थक हार कर सैम अपने रूम में आ गया और राघव का नंबर मिलाने लगा। हेलो, राघव, कहाँ है तू? राघव के फोन उठाते ही सैम तुरंत बोला। अभी फार्म हाउस आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन यार एक प्रॉब्लम आ गई है। कैसी प्रॉब्लम? सिया अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रही है। बहुत बार दरवाजे पर नॉक भी किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। घर में कोई और तो होगा, किसी और से बोलकर उससे दरवाजा खोलने के लिए बोल। घर में और कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। एक काम कर, एक बार और जाकर दरवाजा नॉक कर। अगर इस बार दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ देना। अंदर के जो भी सूरते हाल होगा वो तुरंत मुझे बताना। मैं वेट कर रहा हूँ। राघव बेचैनी से बोला। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और तुझे फोन करता हूँ। इतना बोलकर सैम ने कॉल कट की और चला गया। राघव हाथ में फोन लिए बेचैनी से रूम के चक्कर काट रहा था और बार बार फोन की तरफ देख रहा था। 10 मिनट हो गए थे, लेकिन सैम का अभी तक फोन नहीं आया। पता नहीं सिया ठीक भी होगी या नहीं। लगता है सैम कॉल करना भूल गया। मैं ही कर लेता हूँ, राघव मन ही मन बोला और सैम को कॉल करने लगा। लेकिन तभी अचानक सैम की कॉल आ गई। राघव ने झट से कॉल आंसर की और फोन कान से लगाकर तुरंत बोला। कहाँ रह गया था? इतनी देर से तेरी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ।
सिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? दरवाजा खोला उसने। सिया ठीक नहीं है। तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैं भी बस उसे लेकर पहुंच ही रहा हूँ। हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ है? सिया ठीक तो है ना? एक बार मेरी उससे बात करा जल्दी। राघव तड़प कर बोला। तू पहले हॉस्पिटल पहुंच, उसके बाद खुद देख लेना और सिया से मिलकर उससे बात भी कर लेना। सैम के इतना बोलते ही राघव ने फौरन गाड़ी की चाबी उठाई और रूम से बाहर निकल आया और फिर गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।